ऑक्सीजन प्लांट उस वक्त लगाना चाहिए। उस वक्त ये फैसला हुआ कि हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर या सब डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे ऑक्सीजन प्लांट लगवाया जाए। तो हमने 30 ऑक्सीजन प्लांट इमीडिएटली वो लगवाए और उसमें वो हमने सारे इंपोर्ट करवाए। तो मैंने ये समझाया कि कैसे सिचुएशन इतनी ख़राब नहीं है। तो ऑनरेबल कोर्ट ने मुझसे जो मेरी ऑब्जर्वेशंस थी इनको एक बुकलेट बनवाने के लिए बोला था, जो ऑनरेबल कोर्ट ने फिर ऑन रिकॉर्ड ले ली, जो वो बुकलेट है, और वो आज की डेट में भी कोर्ट ऑर्डर के हिसाब से एक रेफरेंस पॉइंट है। जैसे लोग क्लेम करते आए हैं कि इसका एरिया उस वक्त जो था, क्लेम था कि द लेक हैज़ बीन, some would say 50 square kilometers, some would say even 133 square kilometers. So my point to the court was, then where was the city? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। बशारत जीलानी खाउसा इंजीनियरिंग में एक ऐसा नाम जो फेलो इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर हैं, जाने माने नाम, सिविल इंजीनियरिंग में चीफ़ इंजीनियर रह चुके हैं, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग जल शक्ति डिपार्टमेंट के, और 40 सालों से ज़ायद इन्होंने सर्व किया है गवर्नमेंट सेक्टर में। अपने करियर के दौरान जेई से स्टार्ट करते हुए इन्होंने पीएचई, इरिगेशन फ्लड कंट्रोल, यूईडी, एलसीएमए, डब्ल्यूयूसीएमए और प्लानिंग एग्जीक्यूशन और जेके एरा, हर जगह जहाँ भी नाम ले वहाँ इन्होंने सर्व किया है। इन्होंने डायरेक्टर टेक्निकल प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन डिज़ास्टर रिस्क मैनेजमेंट जेके एरा में काम किया है, और बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स जम्मू कश्मीर के जैसे जहलम और तवी फ्लड रिकवरी प्रोजेक्ट्स, उन पे डिज़ास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से काम किया है। और कोविड के दौरान जो कोविड की जो इमरजेंसी है जिसे हम कभी भूल नहीं सकते, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट के लिए एक ऐसा शख्सियत जो नेशनली और इंटरनेशनली अप्रिशिएट किया गया। तो इन्होंने जो है एक टेक्निकल डेप्थ के साथ पॉलिसी इंसाइट्स का जो ब्लेंड है, जो मिश्रण है, उसमें उनको एजाज़ हासिल है। तो मोस्ट वेलकम सर, वेरी वेरी वार्म वेलकम टू पॉडकास्ट ऑफ इंजीनियरिंग टॉक्स। आपका शुक्रिया, आपने मुझे इस काबिल समझा कि मुझे मेरा जो कैरियर रहा, ताकि आप लोगों तक ये पहुंचा कि इससे शायद किसी को इस्तिफ़ादा हो। माशाल्लाह, बिल्कुल सर। हमारे जो नाजरीन हैं, मुसलसल हम एक ऐसी शख्सियतों को इस प्लेटफॉर्म पे ले आते हैं जो इंजीनियरिंग में जाने माने नाम हैं और जिनमें आपका कद किसी से कम नहीं। तो शुरुआत करते हैं सर। आपकी जो निजी इंजीनियरिंग जब आपने आरईसी में ज्वाइन किया, वहाँ से शुरू करते हैं सर। कैसे ये हुआ कि आपने सिविल इंजीनियरिंग चूज़ की? पहले तो मैं इंजीनियर बनना ही नहीं चाहता था। जब मेरा सिलेक्शन का टाइम था, जब मैं 10th 11th में जिस टाइम पे पढ़ रहा था, उस वक्त हमारे यहाँ कश्मीर में 2 ही प्रोफेशन चलते थे। अगर किसी को आपने देखा होगा तो या तो इंजीनियरिंग चूज़ करनी थी या मेडिकल चूज़ करना था, 2 ही प्रोफेशन थे। क्योंकि उस वक्त प्री यूनिवर्सिटी हुआ करता था, प्री यूनिवर्सिटी कोर्स विच इज़ नाउ 11th क्लास। तो हमारा इंजीनियरिंग में सिलेक्शन होता था पीयूसी के बाद, और जो 3 years डिग्री कोर्स था उसके फर्स्ट ईयर के बाद, विच इज़ टुडे 12th क्लास, उसके बाद होता था सिलेक्शन एमबीबीएस के लिए। तो मेरा जो सब्जेक्ट पहले था दैट वाज मेडिकल। सो मैंने 11th में यानी पीयूसी में मेडिकल पढ़ रहा था मैं, बट फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली उस वक्त मेरे बड़े भाई जो हैं उनका सिलेक्शन हो गया मेडिकल में। सो मेरी माँ ने मुझे इंसिस्ट किया कि अब बड़े भाई तो मेडिकल में गए, यू चूज़ इंजीनियरिंग। सो मैंने फिर 12th में जब मैं पढ़ रहा था यानी टीडीसी फर्स्ट ईयर में, मैंने बायएनुअल दे दिया एडिशनल मैथ, और उसका रिज़ल्ट फिर एडवांस में निकलवा के बोर्ड से वो कॉन्फिडेंशियली उन्होंने भेजा इंजीनियरिंग कॉलेज में आरईसी में, जहाँ पर फिर मेरा सिलेक्शन हुआ था और इंजीनियरिंग में बन गया था। सर बहुत खूब। यानी चाहते आप इंजीनियर बनना थे, डॉक्टर बनना थे, और इंजीनियर गए हैं, और माशाल्लाह बहुत खूबी से आपने जो ये इंजीनियरिंग है गवर्नमेंट सेक्टर में और अभी कंसल्टेंसी के हिसाब वाले से भी बहुत अच्छे से आप इसको निभा रहे हैं। तो बात करेंगे सर, जो आप तकरीबन 4 दहाइयाँ
आपने सर्व किया गवर्नमेंट सेक्टर में, चाहे आप वो जूनियर इंजीनियर से स्टार्ट करके फील्ड में आपने काम किया और उसके बाद सीनियर पोस्ट जो मैनेजमेंट के होते हैं उन पे काम किया, तो उसके हवाले से हमें बताएं कि हाउ यू मैनेज्ड थिंग्स। देखिए, अव्वल तो मेरे जो तकरीबन 4 दहाइयों का कैरियर रहा, इसमें मेरे 6-7 साल रहे जो मैंने प्राइवेट में किए हैं। पहले 2 साल जब मैंने इंजीनियरिंग कंप्लीट की, कॉलेज से फारग हुआ मैं, तो मैंने प्राइवेट कंपनी में काम किया नेशनल लेवल पे। सो उसमें हमारा सबसे पूरा पहला जो यहाँ पर पायलट प्रोजेक्ट एक बना था, सीवरेज के हिसाब से बिरादरी नंबल का जो पहला ट्रीटमेंट प्लांट यहाँ पर JNK में बना, दैट वाज द पायलट स्कीम। और कॉन्ट्रैक्टर साइड से मैं उसका इंचार्ज रहा उस टाइम पे, जब तक मेरा 1988 में फिर सिलेक्शन हुआ एज जूनियर इंजीनियर। उससे पहले 1987 में हमने अप्लाई किया था, जब डिपार्टमेंट की यहाँ पर रीऑर्गेनाइजेशन हो गई और असिस्टेंट इंजीनियर का पोस्ट, असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का पोस्ट क्रिएट हुआ, और असिस्टेंट इंजीनियर जो गैजेटेड सर्विस की एंट्री लेवल बन गई, उसके लिए पोस्ट्स निकल गए थे ऑब्जर्वर्स कमीशन के ज़रिए से। उसमें सिलेक्शन में 6 साल लगे और 1993 में उसका सिलेक्शन हुआ और मैं असिस्टेंट इंजीनियर गवर्नमेंट में ज्वाइन किया, एज असिस्टेंट इंजीनियर ज्वाइन किया। उसके बाद मोस्टली मैं रहा PHE में, और मैंने ड्रेनेज में भी दिया, और मैंने LCMA में काम किया। बीच में मैंने 5 साल बाहर भी दिए, सऊदी अरबिया में। माशाल्लाह। सर, बात चली है PHE की और LCMA की, तो बहुत नाम है आपका। इनफैक्ट जो लीगल यानी कोर्ट वगैरह में भी आपका एक स्टैंड है, एक बेंचमार्क बना हुआ है जो आपकी रिसर्च रही थी डल को लेकर के, उसके हवाले से थोड़ा हमें बताएं। जिन मैं लेक अथॉरिटी में रहा 2013 से लेकर 2017-2018 तक। तो उस वक्त हमारी वहाँ पर एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन चल रही थी हाई कोर्ट में, जो पूरे ज़ोर शोर पे चल रही थी, और उसकी तकरीबन 1 महीने में या 15 दिन के बाद एक हियरिंग हुआ करती थी, और मुझे उसमें प्रेजेंट रहना पड़ता था, क्योंकि मुझे ये समझा जाता था अथॉरिटी में मुझे शायद लेक के ओवरऑल इसके बिहेवियर पर या इसकी सराउंडिंग इस पे या उसमें जो जो कुछ इंटरवेंशंस हो रहे उसमें शायद मुझे कुछ ज़्यादा पता है, तो मुझे कोर्ट में हाज़िर रहना पड़ता था। कोर्ट का जो कंसेप्ट था, जो उनके पास जो एप्लीकेशंस आती थी या जो पब्लिक परसेप्शन उन तक आता था, उसके हिसाब से तो लेक में बहुत ही ज़्यादा तबाही हुई थी, जो मुझे एक्सप्लेन करना पड़ा ऑनरेबल कोर्ट को कि जो परसेप्शन है और जो रियलिटी है ये 2 अलग चीज़ें हैं। और आजकल जो हम देखते हैं, उस वक्त जब जो देखा जाता था, जो परसेप्शन था, वो लोगों का नज़रिया था, जबकि अगर हमने लेक को देखना है वो उसको हिस्टोरिक बैकग्राउंड के हिसाब से चेक करके देखना है कि लेक क्या था, इस वक्त क्या है, इसमें ख़राबी हुई है, इम्प्रूवमेंट हुई है या नहीं हुआ है, और उन चीज़ों को मद्देनज़र रख के लेक को कंजर्व कैसे किया जाए, लेक को अगर कहीं पर डिग्रेडेशन हुई है तो उसको रेस्टोर कैसा किया जाए। तो इस बारे में मेरी बहुत सारी जो डिस्कशंस हुई कोर्ट में, वो ऑनरेबल कोर्ट ने बहुत ही अच्छी तरीके से ले दी, और उनका जो परसेप्शन था, जो उस वक्त ऑनरेबल कोर्ट का परसेप्शन था, उसको मैं रियलिटी पे लाने में कामयाब हुआ। जिसकी और उस सूरत में जब मेरा ये मुकम्मल हुआ, कोर्ट को मैंने ये समझाया कि कैसे सिचुएशन इतनी ख़राब नहीं है, तो ऑनरेबल कोर्ट ने मुझसे जो मेरी ऑब्जर्वेशंस थी, इनको एक बुकलेट बनवाने के लिए बोला था, जो ऑनरेबल कोर्ट ने फिर ऑन रिकॉर्ड ले ली, जो वो बुकलेट है, और वो आज की डेट में भी कोर्ट ऑर्डर के हिसाब से एक रेफरेंस पॉइंट है, चाहे इसका एरिया है या इसमें जो वीड्स हैं, जो परसेप्शन और रियलिटी में जो फ़र्क है, जो मैंने उसमें कलमबंद किया है, वो आज की डेट में भी कानून जो कोर्ट के हिसाब, कोर्ट ऑर्डर के हिसाब से, वो बिल्कुल एक मीन्स अ डेटम इज सेट, एक डेथ स्टैम्प जैसा बन गया। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत खूब। यही एक जब कोई लगन से एक इंजीनियर काम करता है फील्ड में और एक रिसर्च के साथ साथ वो अपना
जो है फील्ड एक्सपीरियंस को ब्लेंड करता है, तो एक ऐसी मिसाल हमारे सामने आती है। सर बात करेंगे उसके बाद आप चीफ इंजीनियर। असल में नहीं, यहाँ पर मैं थोड़ा सा और बताना कि असल में जो लेक का ये सब्जेक्ट रहा, ये मेरे लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा। आई टुक इट एज ए चैलेंज बिकॉज ये एक लाइव सब्जेक्ट था। लेक बीइंग ए लिविंग लेक एंड इट इज़ डायनामिक्स चेंजिंग, सो इट रिमेन द सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट। उसमें जब ऑनरेबल कोर्ट के लिए मुझे ये चीज़ें बतानी पड़ी तो मुझे ये बिल्कुल सबूतों के साथ सामने रखनी थी। परसेप्शन ये था कि लेक जो है पहले से एक क्रिस्टल क्लियर वाटर बॉडी थी, एक ही वाटर बॉडी थी, और जिसमें बिल्कुल साफ़ शफाफ पानी हुआ करता था, और इसमें बीड नाम की कोई चीज़ नहीं थी, जो अब आलूदगी के हिसाब से इसमें नमूदात हुई है। ये चीज़ें जब देखें तो मुझे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इसके लिए खोजना पड़ा। एरिया के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो इसमें जो पुराना रिकॉर्ड था, जो पुरानी सर्वेज थी, उनको मुझे ढूंढना पड़ा। सर्वे जो मैप्स मुझे मिले, वो मुझे जो सबसे पुराना मैप मिला जिस पर मैं रिलाई कर सकता था, वो 1859 का था। 1859 उसके बाद 1911 का था, उसके बाद 1924 का था, और बीच में इसमें जो एक सेटलमेंट रिकॉर्ड था, जो हमारा यहाँ पर कश्मीर के जो पहले सेटलमेंट कमिश्नर रहे हैं सर वॉल्टर लॉरेंस, जो उनकी किताब से जो उन्होंने उस वक्त का एरिया लिया है, उसको बेस बना के फिर करंट जो है, जो लेटेस्ट सैटेलाइट इमेजरी है, उसके साथ उनको कंपेयर करके फिर बताना पड़ा कि कैसे फ़र्क हुआ है या नहीं हुआ। उसमें अब पुराने जो मैप थे उसमें अब स्केल नहीं थी, वो तो फोटोग्राफ्स की सूरत में कंटूर बेस्ड नहीं, वो सिर्फ एक मैप की एक इमेज हमारे पास थी। अब उन मैपों को आज की मैपों के साथ, डिजिटल मैप हो या आंसू का हो, ये सैटेलाइट इमेज है, उसके साथ कंपैरिजन करने के लिए मुझे जो सबसे अच्छा मैप इनमें मिला, दैट वाज 1924। उसमें डिस्टिंक्शंस अच्छी तरह से थी, कलर कोडिंग अच्छी थी। सो वहाँ पर जो मुझे लैंडमार्क्स मिले, उनको मैंने जियो रेफरेंस किया, जियो रेफरेंस करके उनको कंपेरेबल बनाया आज की सैटेलाइट इमेजरी के साथ। तो एक स्केल डेवलप की, पुराने जो मैप्स थे तो उनके हिसाब से फिर एरियाज कैलकुलेट किए और करंट एरिया के साथ करंट का मैच किया, जिसके हिसाब से मैंने ये साबित करके दे दिया कोर्ट में कि कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है किसी एरिया में, किसी साइड में। जैसे इसका आप देखेंगे साउथ, दिस इज वेस्टर्न एरिया जो लेक का है, साउथ वेस्ट में। जैसे हम ले लेंगे, आपका एरिया है कोहीफन से लेकर हजरतबल साइड में, वेस्टर्न साइड में, वहाँ पे आपकी एनक्रोचमेंट्स डेफिनेटली हुई हैं। लेकिन जब हम देखते हैं इसके नॉर्दर्न साइड में, तो वहाँ पर एडिशन हो गया है। वहाँ पर हैमलेट्स थी जो विदिन लेक थी, जिनको लेक अथॉरिटी ने ड्रेज आउट करके उसमें ओपन वाटर एक्सपांस बना दिया। आपके निशाद गार्डन के सामने बिल्कुल एक लैंडमार्क था जिस पर बच्चे खेला करते थे। और बाउंड्री एस्टैब्लिश करने में मुझे ये भी बताना पड़ा कि जब हम ईस्टर्न साइड में देखते हैं, तो वहाँ से जो हमारा शालीमार बाग है या निशात बाग है, वो तो एग्जिस्ट कर रहे थे। तो जियो रेफरेंसिंग के लिए वो सबसे अहम पॉइंट थे, वो एग्जिस्ट कर रहे थे। उनकी जो सीढ़ियाँ हैं, उनकी जो दीवारें, उसके परे तो नहीं जा सकता था ना लिए। गोया आपने एक देखिए जीआईएस का जब आप मिश्रण किया है, आपने जो अर्लियर मैप्स के साथ आपने कुछ की पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करके उन दो लाइन जो चेंज नहीं हुए हैं सेंचुरीज, जैसे आपका निशात बाग है ऑन ईस्ट, और वेस्ट में आप देखें तो हजरतबल श्राइन है। हजरतबल श्राइन की जो आपकी लैंड है, जो उसके लॉन है, जो उनके वो सूफी जो बने हुए, वो दोज हैव बीन एग्जिस्टिंग ओवर द सेंचुरीज दैट। सो अगर उसके ज़्यादा एरिया होता है, जैसे लोग क्लेम करते आए हैं कि इसका एरिया उस वक्त जो था, क्लेम था कि द लेक हैज़ बीन, some would say 50 square kilometers, some would say even 133 square kilometers. So my point in the court was, then where was the city?
अगर इतना लेट था, दिस इज सम प्री हिस्टोरिक, वी कैन ओनली डिपेंड ऑन व्हाट वी कैन प्रूव वाज देयर। बिल्कुल, बिल्कुल, क्योंकि ये जो कॉन्टूर है ये पूरा एकदम, अगर 1 इंच भी फ़र्क रह जाती है तो वही ना कोई तो रिसिप्ट लेबल के लिए थी। वेरी ट्रू सर। सर बात करेंगे चीफ इंजीनियर पीएचई जब आप रहे तो एक जो प्रोग्राम चला जल जीवन मिशन का, उसका रोल आउट होना था, तो उसका भी बहुत ज़्यादा प्रेशर रहा होगा, उसके बारे में थोड़ा बताएँ? देखिए, मुझे उसके लिए स्पेशली फिर लाया गया था। मैं उस वक्त था ईरा में, आई वॉज डायरेक्टर टेक्निकल, डायरेक्टर सेफ गार्ड इन जे एरा। आई वॉज हेडिंग द PMU, जो जहलम तवी फ्लड रिकवरी प्रोजेक्ट, जो वर्ल्ड बैंक एडेड प्रोजेक्ट था, उसका मैं PMU होल्ड कर रहा था। आई वॉज द इंचार्ज ऑफ दैट PMU। उस वक्त जो हमारे टाइम में अच्छी खासी प्रोग्रेस रही थी, जो हमारे वर्ल्ड बैंक एडेड प्रोजेक्ट थे, उसमें प्रोग्रेस हमारी, डिस्पाइट दैट बीइंग अ कोविड पीरियड, तो हमारी जो प्रोग्रेस थी, इट वाज मच अहेड इन कंपैरिजन टू जो हमारी कंट्री में बाकी जगहों पे था। जो हमारे रिव्यू उस वक्त हुए वर्ल्ड बैंक ने या डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, हमारा मिनिस्टर फाइनेंस में, उन्होंने जो रिव्यू किए, दे कॉम्प्लीमेंटेड अस टू मच कि हम, और उन्होंने बाकी स्टेट्स के लिए बनाया कि दे शुड लर्न फ्रॉम अस, कि हमने इतने रेस्ट्रेंट्स के बावजूद कि हमने अगर प्रोग्रेस दिया, फाइनेंशियल प्रोग्रेस दिया, फिजिकल प्रोग्रेस दिया, दे शुड टेक अ लीड फ्रॉम दैट। सो दैट बिकेम अ पॉइंट कि गवर्नमेंट probably thought that they should get me to head PHE Yes. for, because इसका स्लो प्रोग्रेस हो रहा था, एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई वाज एबल टू ट्रांसफॉर्म इट फ्रॉम अ नॉन स्टार्टर टू अ गुड स्टार्टर दैट टाइम। और जैसे आपने बताया कि यू हैव बीन देयर फॉर जहलिम एंड तवी प्रोजेक्ट्स, एंड उस दरमियान जो कोविड की बात चली थी, उसमें भी आपका एक वो लीडरशिप रोल था, जो चैलेंजेस थे उन हालात में, उन सर्कमस्टेंसेस में, तो किस तरीके से आपने एक, बिकॉज बीइंग ऑन द हेड चेयर तो आपने एक मैनेजमेंट का बहुत रोल रहता है, और वो जो क्राइसिस थी कि कोई मूवमेंट नहीं हो रही थी, वो सारी चीज़ें हाउ आपने कैसे वो मैनेज किया? देखिए, जहलम तवी फ्लड रिकवरी प्रोजेक्ट में एक कंपोनेंट था हमारा, जो हम इस चीज़ के लिए, जो हम कोविड मैनेजमेंट के लिए यूज़ कर सकते थे, वो दैट वाज वर्थ $50 मिलियन। तो $50 मिलियन के करीब जो हमारे पास फंड्स अवेलेबल उस वक्त हुए, तो वो हमने यूज़ करने थे। अब चूँकि प्रोग्राम उस वक्त ऐसा था, उस वक्त तो इमरजेंसी की, तो उसमें हमें जल्द से जल्द प्रोक्योरमेंट करनी थी। लेकिन हमारा, जैसे आपको पता है कि हमें बहुत सोच समझ के करना पड़ता है, ताकि ऐसा कोई लूट होल ना हो, जल्दी में कोई काम ऐसा ना हो जिससे खुदा न खास्ता फिर बदनामी हो या कोई गलत काम हो जाए। हमने उसके 2 कंपोनेंट हमने इस तरीके से किए ताकि जल्दी से प्रोक्योर करना था। कुछ काम हमने खुद से ले लिए दिए, जैसे ईरा में हमने खुद से किए, जिसमें मैं पहले बताऊं आपको कि हमने ऑक्सीजन प्लांट उस वक्त लगाना थी। उस वक्त ये फैसला हुआ कि हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर या सब डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे ऑक्सीजन प्लांट लगवाया जाए, और हमने 30 ऑक्सीजन प्लांट इमीडिएटली वो लगवाए, और उसमें वो हमने सारे इंपोर्ट करवाए, वो हमने, और उसके लिए जो सिविल स्ट्रक्चर्स थे वो भी हमने ईरा के थ्रू ही खुद से बनवाए, जल्द से जल्द बनाए। और बाकी जो प्रोक्योरमेंट हमारा था, जिसमें हमारा मेडिकल इक्विपमेंट लाना था, जिसमें जैसे हमने उस वक्त ये स्पेशलाइज्ड एम्बुलेंसेस लाई, हमने हॉस्पिटल्स में उस वक्त CT स्कैन्स लगवाए, बेड्स लगवाए, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स मंगवाए। उस चीज़ के लिए हमने इस्तेमाल किया J&K मेडिकल सप्लाईज कॉरपोरेशन को, बिकॉज उनका उसमें एक्सपर्टीज था। दे वर ऑलरेडी इन द प्रोक्योरमेंट प्रोसेस ऑफ सच इक्विपमेंट, सो वी प्रेफर कि वो चीज़ उनके थ्रू करवाया जाए। सो 2 हिस्से करके, एक खुद से करवाया हमने और दूसरा उनसे करवाया, और जिससे आम लोगों को बहुत सारी। मैं अपने व्यूवर्स को ये बताना चाहूँगा कि आवर्स वाज द ओनली स्टेट जिसमें ऑक्सीजन की किल्लत की वजह से कोई भी जान ज़ाया नहीं हुई, और उस सब डेवलपमेंट के लिए जो पीछे रहने वाली जो फोर्स होती है, डॉक्टरी अमले के साथ साथ इंजीनियरिंग अमला जिससे हम बात कर रहे हैं, इनकी प्रॉपर मैनेजमेंट की वजह से
एक JNK में ये रिकॉर्ड रहा कि ऑक्सीजन की किल्लत से कोई मौत नहीं हुई, अल्हम्दुलिल्लाह। सर, बात करेंगे अपने सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में को के प्रोजेक्ट्स भी किए हैं आपने, रिवर्स और डल लेक के प्रोजेक्ट्स भी किए हैं। हाउ डू यू इवेलुएट करंट स्टेट ऑफ जो वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर है, हाउ डू यू इवेलुएट दैट सर? देखिए, वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर में कई पहलू हैं। एक तो हो गया, आप अगर पीने का पानी ले लो। दूसरा हमारा है पीने के पानी के बाद जो हमारा निकास है, पानी का निकास, चाहे वो सीवेज हो, जो हमारा हाउस होल्ड वेस्ट जिसमें जिसमें आता है, इंडस्ट्रियल वेस्ट आएंगे, जो वेस्ट वाटर आएगा उसका मैनेजमेंट। तीसरा आएगा आपका जो आपका स्टॉर्म वाटर मैनेजमेंट है, बारिश हुई तो उसका ड्रेनेज कैसे हो, वो इफ़ेक्टिव कैसे रहे, जिसमें आपकी अर्बन फ्लडिंग वगैरह का भी आता है। चौथा रहता है फिर अगर ज़्यादातर हुआ जो तुगयानी आती है, जो तो वाइड स्प्रेड होता है, जैसे हमारा 2014 में यहाँ पे हुआ था। अगर बात करेंगे पीने के पानी के हवाले से, तो मेरा ज़्यादातर जो रहा है वास्ता वो श्रीनगर की वाटर सप्लाई के साथ रहा। राइट फ्रॉम आई हैव वर्कड फॉर श्रीनगर वाटर सप्लाई इन द कैपेसिटी ऑफ JEE AEE एग्जीक्यूटिव इंजीनियर एंड देन एज चीफ इंजीनियर। सो मेरा ज़्यादातर कंसंट्रेशन, लेकिन ओवरऑल भी मेरा पानीपत, जैसे आई वाज हेडिंग द डिपार्टमेंट ऑफ जल शक्ति फॉर PHE, तो उसमें पूरा जो सिनेरियो मुझे देखना था वैली का, वो इसमें जो अवेलेबिलिटी पानी की है वो इतनी बुरी नहीं है, हम अच्छे खासे इसमें है। और हमारा जो सिटी अर्बन, जो श्रीनगर के लिए जो अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर है पानी का, दैट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट इन द कंट्री। इट्स मोर देन सेंचुरी। हमारा 1900 में हमारे यहाँ पर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, जिसमें हमारा निशात वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जो है, दैट्स द ओल्डेस्ट प्लांट। कैपेसिटी के हिसाब से देखा जाए तो इस वक्त श्रीनगर की जो श्रीनगर अर्बन है, इसमें हमारी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है वो तकरीबन बराबर है। लेकिन जो ज़रूरत है इसमें वो है एक इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन की, कि हर किसी इलाके में जो नूक एंड कॉर्नर्स की का है उसमें एक रिक्वायर्ड क्वांटम जितना चाहिए, एक रिक्वायर्ड प्रेशर के हिसाब से मिले, जो इस वक्त हमारा बैलेंस है नहीं है। उसकी वजह यह है कि हमारी जो यहाँ पर डेवलपमेंट होती है या हुई है वो उतनी प्लानड तरीके से नहीं हुई है। अगर हुई एक्सटेंशन सिटी का हुआ तो एक साइड से ही हुआ, तो पूरा जो लोड पड़ा सिटी में जो वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर था वो उसी साइड से पड़ा। तो उस सूरत में हमें ज़रूरत है अब जो डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ का है उसको रिवैम्प किया जाए। सर, आपका ये कहना है कि अर्लियर वी हैड अ प्लानड सिटी, नाउ जो डेवलपमेंट हो रही है वो किसी एक लिंक पे ज़्यादा जोर पड़ रहा है। It has taken place नॉट सर, बात चली श्रीनगर की, तो अर्बन फ्लडिंग जो है श्रीनगर सिटी की, वो एक मेजर कंसर्न है। उसके हवाले से व्हाट स्ट्रक्चरल और प्लानिंग चेंजेस वुड यू सजेस्ट कि कैसे क्या हो सकता है, व्हाट कैन बी द इम्प्रूवमेंट्स? देखिए, इम्प्रूवमेंट जो हमारी ज़रूरत है, जो हमारी टेक्निकल लेवल की ज़रूरत है, बिकॉज आई विल रेस्ट्रिक्ट माई सेल्फ टू द टेक्निकल एस्पेक्ट ऑफ द फ्लड मैनेजमेंट, अर्बन फ्लड मैनेजमेंट। अगर आप सिटी को देखेंगे आज की दौर में, आप पाएंगे सिटी की जो रोड्स हैं वो आपको किसी जगह पे जो हमारे स्ट्रक्चर्स हैं, जो हमारे इर्द गिर्द के उसके इलाके हैं, उससे ऊपर चली गई है। अगर आप इंदिरा गांधी रोड देखेंगे एग्जिबिशन एरिया में, खासकर अगर आप देखेंगे तो आप देखेंगे अभी जो रोड साइड शॉप्स हैं वो जो उनके फ्लोर्स हैं वो हैं लोअर दैन द रोड सरफेस। तो रोड सरफेस हमारे जो हैं, हमारी ये रिक्वायरमेंट है, एक टेक्निकल रिक्वायरमेंट इस वक्त है कि जो हमारे रोड्स हैं उनकी जो लेवल है, इट बी डिसाइडेड एंड फर्मड वंस फॉर ऑल विद द प्रोविजन ऑफ ±15 सेंटीमीटर। क्या होता है जब आप एक रोड की डेवलपमेंट करते हैं, अभी अगर आप देखेंगे जो रोड की लेवल जो इंक्रीज होती गई है वो कहीं कहीं पर तो मीटर से भी ज़्यादा हुई है। उससे क्या होता है, जो आपने जब आपने ड्रेनेज का प्रोजेक्ट कोई लिया होता है, जो कैचमेंट किसी ड्रेन का होता था अर्लियर, जब आपने रोड बना दिया वो तो डैम बन जाता है उसके लिए, तो उसमें उस तरफ से पानी नहीं जाएगा, वो दूसरी तरफ चला जाता है,
तो प्रॉब्लम आ जाती है। सर ये एक बहुत ज़रूरी जो है सिग्नल है, जो द नीड ऑफ एफडीआर, फुल डेप्थ रिसाइकलिंग ऑफ द जो आपकी पेमेंट है, बुटमनस पेमेंट। आज की डेट में बहुत सारे ऐसे शहर हैं हमारी कंट्री के जहाँ पर फुल डेप्थ रिसाइकलिंग होती है, ताकि जो यूज्ड मटेरियल है, जो आपका पेमेंट है, ताकि जैसे आपने कहा कि देयर शुड बी फिक्स्ड जो इसकी जो लेवल है, आरएल है, वो रहे, ताकि जो मटेरियल है वो भी बचे, और एट द सेम टाइम जो रेजिंग ऑफ एवरी इन एवरी 5 years जो हम रिन्यूअल करते हैं, तो उसकी जो वजह से जो रेज हो रहा है इसका आरएल, वो थम जाए। तो और इट इज़ रियली हाई टाइम टू अडॉप्ट एफडीआर जो मैकेनिज़्म है, सो दैट जो अर्बन प्लानिंग है वो प्रॉपरली हो। सर आप बात करेंगे आईईआई के, आप एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं, आज की डेट में आप एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर भी हैं, तो कैसे एक आईईआई जो इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स जिसकी वसादत से हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं, और हाउ दिस कैन प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल टू ब्रिंगिंग एकेडमिया एंड, क्योंकि जो रिसर्च हो रही है आज के दिनों में, हाउ टू ब्रिंग दैट इनटू द फील्ड इंजीनियर, सो दैट ये जो मिश्रण है दैट कैन ब्रिंग बेटर रिजल्ट्स। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया रोड सरफेस का। तो रोड सरफेस की जब हम बात करते हैं तो रोड बिकम्स अ मदर कैरियर ऑफ सर्विसेज। जैसे अगर अगर हमें कोई ड्रेन बनानी है, आपको टेलीफोन केबल डालनी है, इलेक्ट्रिकल केबल डालनी है, आपको सीवर डालना है, आपको वाटर पाइप डालनी है, जो भी कुछ आपने सिविक सर्विस प्रोवाइड करनी है वो आपको इसी रोड के थ्रू देनी है। तो रोड के जो आपको कॉरिडोर्स हैं, इनको आपने जो सर्विस कॉरिडोर्स है वो डिफाइन करने हैं। इसमें एक मल्टी डिसिप्लिनरी फोर्स की जो कोऑर्डिनेशन की फिर ज़रूरत आती है। जैसे आर&बी अगर कस्टोडियन है रोड का, तो उनकी तालमेल के बगैर जो बाकी डिपार्टमेंट्स के साथ है, जो कंसर्न सर्विस प्रोवाइडर्स है, अगर इनका तालमेल और कोऑर्डिनेशन नहीं रहेगा तो ये एक फ्रूटफुल सर्विस नहीं रह सकती है। उस सूरत में जो आईईआई है, आईईआई कैन डेफिनेटली बी अ प्लेटफॉर्म फॉर दिस जॉइंट कोऑर्डिनेशन, जिसमें एक सेमिनार्स हों, वर्कशॉप्स हों, चाहे फील्ड के हों, प्लानिंग के हों, जो आपस में बैठ के एक रोड मैप बनाएं, किस वक्त किस चीज़ की ज़रूरत है, और इन चीज़ों को कोऑर्डिनेट किया जाए, ताकि ऐसा भी ना हो कि पहले रोड बनाया, उसके बाद ज़रूरत पड़ी वहाँ से हमारी पाइपलाइन डालनी है तो उसके लिए फिर से खोदना है। तो वो चीज़ें तो कोऑर्डिनेशन। सर आप इस कोऑर्डिनेशन के बारे में बात चली है, तो मैं अपने व्यूवर्स को ये भी बताना चाहूँगा कि देयर इज़ वन एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन एज वेल एज वेब एप्लीकेशन, इंट्रोड्यूस्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, विच इज़ कॉल्ड कॉल बिफोर यू डिग। कॉल बिफोर यू डिग में ऐसा होता है कि जो भी एसेट ओनर्स हैं, उनके जो एसेट्स हैं, जैसे रोड है, ऑप्टिकल फाइबर है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है, सीवेज ड्रेनेज है, ये सारी चीज़ें हैं। और अगर किसी डिगर को, यानी किसी कॉन्ट्रैक्टर को कोई रोड डिग करनी है, या किसी भी प्राइवेट एजेंसी को डिग करनी है, they have to register themselves as a digger, and then the asset owners will get an application enquiry कि भाई ये digger यहाँ पे इस लोकेशन पे ये रोड कट करना चाह रहा है। तो जो asset owners हैं, जो वहाँ का कंसर्न जेई है, उसको एक नोटिफिकेशन चली जाएगी, एंड एट द सेम टाइम दे कैन कोऑर्डिनेट बिटवीन द asset owners and the diggers। सर इसमें मैं ऐड करना चाहूँगा कि जो एसेट ओनर्स हैं, तो एसेट ओनर्स को भी जब वो एसेट क्रिएट करते हैं, जो भी अंडरग्राउंड एसेट्स बन जाते हैं, तो उनकी प्रॉपर जो है रिकॉर्ड जो एज-बिल्ट बॉडी है वो मेंटेन करना लाजमन है, और उनकी जियो रेफरेंसिंग करनी लाजमी, और वार्निंग साइंस एंड वार्निंग टेप्स उनको प्रोवाइड करनी पड़ती है। जैसे अगर किसी ने अनऑथराइजडली कभी किसी को ज़रूरत पड़ी सड़क को खोदने की, he should get over। तो उसमें जब भी वो पोकलेन लगाए, जेसीबी लगाए, उसके बकेट में अगर एक वार्निंग टेप आ जाएगा जो असफाल्ट के नीचे होगा 30 सेंटीमीटर, जो उसकी एक डेजिग्नेटेड डेप्थ है, एंड इट हैज़ टू बी अबव, अब होता है कि ऑलरेडी एसेट जो होता है एसेट, सो उसको इमीडिएटली पता चलता है कि नीचे क्या है, वो उसको डैमेज नहीं कर पाएगा। सो दिस टाइप ऑफ कोऑर्डिनेशन। सर एक खुशाइन खबर इसमें ये भी है कि वी हैव वन पीएम गति शक्ति करके एक पोर्टल है, जिसमें वर्चुअल लेयर्स हैं, जियो रेफरेंस। अभी उस पर बहुत काम चल रहा है। ऑलमोस्ट JNK की
सारी सड़कें जियो रेफरेंस हो गई है। लेकिन बाकी जितने भी एसेट्स हैं उनको भी हमने करना है, सो दैट बिफोर डिगिंग एनी सच रोड, तो जो डिगर है उसको एक वर्चुअल लेयर पहले से ही समझ आए कि कहाँ ओएफसी है, कहाँ से पावर की केबल है, कहाँ से सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है, सॉरी सीवेज ट्रीटमेंट का जो पाइप है वो कहाँ से है, और पीएचई की पाइप कहाँ से है। सर, आपसे बात कर रहे थे कि हम आपने वर्ल्ड फंडेड प्रोजेक्ट्स भी किए हैं, इंटरनेशनल फंडिंग जिसमें होती है, और जो हमारे स्टेट के खुद के फंड्स के जो प्रोजेक्ट्स हैं, क्या डिफरेंस रहती है वर्ल्ड फंडेड प्रोजेक्ट्स में और जो स्टेट फंडेड प्रोजेक्ट्स में? कैसे इनमें डिफरेंस रहती है, और इनका जो एग्जीक्यूशन का मैकेनिज्म होता है उसके बारे में बताएं। एग्जीक्यूशन मॉडल में ही इनमें फ़र्क रहता है। बेसिकली जो भी हमारे बाहर के एक्सटर्नल फंडेड प्रोजेक्ट्स होते हैं, तो उनका एक मेनली एक कंडीशन रहता है कि उसकी एग्जीक्यूशन के लिए एक स्पेशल पर्पस व्हीकल रहे, ताकि जो इम्प्लीमेंटेशन के वक्त उनका कंसंट्रेशन रहे वो सोली उसी प्रोजेक्ट पे रहे। ऐसा ना हो कि जैसे हम किसी लाइन डिपार्टमेंट में अगर प्रोजेक्ट देते हैं कोई एक्सटर्नल फंडेड का, उनके अपने बहुत सारे मसाइल होते हैं जो जिनको उनको रेगुलरली मेंटेन करना होता है। दिस बिकम्स अ सेकेंडरी फॉर देम, जबकि इसके लिए एक डेडिकेटेड टीम की ज़रूरत होती है। दूसरा जब आते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट जो है, दैट इज़ इफ़ेक्टिव मोर इन दीज बायलैटरल जो एक्सटर्नल एडेड प्रोजेक्ट है। इनके जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, they are on equal footing for the client as well as the contractor, while as we have seen जो हमारे गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स नॉर्मली रहते हैं यहाँ पर, जो अब धीरे धीरे चेंज हो रहे हैं, जब जब जीएफआर वगैरह पूरी तरीके से इंट्रोड्यूस हो रहा है, उसको उस पर अमल किया जाता है, तो दोनों साइड के राइट्स जो हैं वो बैलेंस रहने चाहिए। जब आप दोनों साइड के कॉन्ट्रैक्टर और क्लाइंट के आप उनके राइट्स बहुत दोनों की सिक्योर रखते हैं, एग्रीमेंट उनका कॉन्ट्रैक्चुअली बाइंड करते हैं, तो आपका रिजल्ट जो है वो आपका इफ़ेक्टिव तरीके से और क्विकली ऑन ग्राउंड आ जाता। सर, दोनों पक्षों के बारे में सोचना, और वेदर इट इज़ एन एग्जीक्यूटिंग एजेंसी और इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी, तो चाहे वो गवर्नमेंट की तरफ से इंजीनियर हो या कॉन्ट्रैक्टर की तरफ से इंजीनियर हो, उन दोनों में काफ़ी ज़्यादा इख्तलाफ हो जाते हैं कभी कभी साइट पे। और उसके लिए आपने जैसे कहा कि द थिंग्स आर मेंशनड इन जीएफआर, और जो बाकी लॉज हैं उनमें मेंशन की गई है चीज़ें, लेकिन उसके बावजूद भी जो है बात आर्बिट्रेशन तक पहुंच जाती है। चूंकि आप खुद भी एक आर्बिट्रेटर है, तो इस हवाले से हमें बताएं कि कैसे क्या होता है। देखिए, जैसे मैंने बताया, फ़र्क रहता है इंटरनेशनली फंडेड प्रोजेक्ट्स में और लोकल प्रोजेक्ट्स में। तो एक जो उनमें एक वाज़ह फ़र्क है कि जब आपके राइट सिक्योर होते हैं दोनों साइड के, तो उसमें डिस्प्यूट होने के कम चांसेस होते हैं। और अगर डिस्प्यूट हो भी जाता है तो उनमें इनबिल्ट एक आर्बिट्रेशन का क्लॉज रहता है। तो कोर्ट्स के बदले में आप अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन जो रखते हैं, मैकेनिज्म रखते हैं, दैट मेक्स द थिंग्स मूव फास्टर। और जब जब आपकी डिस्प्यूट रेजोल्यूशन इमीडिएट हो जाता है, तो आपके प्रोजेक्ट की जो इम्प्लीमेंटेशन है और उसको जो सक्सेसफुल कमीशनिंग होता है, दैट बिकम्स मोर मोर प्रैक्टिकल एंड मोर पॉसिबल। मोर प्रैक्टिकल। इस हवाले से मैं अपने व्यूवर्स को ये भी बताना चाहूँगा कि इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स में जी.एच. खान सर के नाम से हमने आर्बिट्रेशन सेंटर भी अवेलेबल किया है। तो अगर कोई आर्बिट्रेशन के लिए आपको जो है फैसिलिटी है जिसमें आपको कंप्लीट आर्बिट्रेशन सेंटर फैसिलिटी मिल जाती है, सो इट इज़ वेरी मच हियर एंड इट्स वेरी मच रिकॉग्नाइज्ड बाय एवरी ऑर्गेनाइजेशन। एंड सर बखूबी इस चीज़ से वाकिफ़ है कि जो ये ख़ुद भी एक जाने माने आर्बिट्रेटर है। सर, बात करेंगे डिस्प्यूट रेजोल्यूशन की। जब इंजीनियर गवर्नमेंट साइड से होता है, ही इज़ ऑलवेज एफर्मेटिव कि भाई ये क्वालिटी, क्योंकि देखा गया है कि इट्स नॉट मैंडेटरी फॉर अ गवर्नमेंट इंजीनियर टू कंट्रोल द क्वालिटी, ही हैज़ देयर टू एश्योर द क्वालिटी। और जब जो कि कॉन्ट्रैक्टर का जो इंजीनियर है, ही हैज़ टू मेंटेन दैट क्वालिटी, ही हैज़ टू कंट्रोल द क्वालिटी। लेकिन काफ़ी जगह पे ऐसा देखा गया है कि जो गवर्नमेंट इंजीनियर है, हु एक्चुअली हैज़ टू एश्योर दैट क्वालिटी, इज़ आस्क्ड फॉर कंट्रोलिंग द क्वालिटी। इसके हवाले से थोड़ा सा हमारे व्यूवर्स को बताएं। देखिए, जैसे मैंने बताया कि मैंने बाहर भी काम किया हुआ है,
तो एक जो मार्केट डिफरेंस वहाँ और यहाँ में है, वहाँ पर आप देखिए कि गवर्नमेंट का सिर्फ कंट्रोल रहता है, सुपरवाइजरी कंट्रोल, बाकी जो है एग्जीक्यूशन एजेंसी पे ही रहता है। दो, कि जब आप कोई स्ट्रक्चर बनाएंगे, आपको डिज़ाइन गवर्नमेंट से अप्रूव करवाना पड़ेगा। उसके बावजूद जो उसकी जो लिमिटेशन, उसकी जो सेफ्टी है, या जो उसकी आफ्टर कमीशनिंग जो उसकी लाइफ है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, डिफेक्ट लाइबिलिटी जो है, दैट विल ऑलवेज लाई विद द कॉन्ट्रैक्टर, विद द एग्जीक्यूटिंग एजेंसी। सो उसमें वो बहुत ज़्यादा केयर लेते हैं कि इसमें किसी तरीके से क्वालिटी कंट्रोल में कोई कंप्रोमाइज़ ना हो। और वो दूसरा हमारा ये रहता है कि यहाँ पर मोस्टली जो हमारे टेंडरिंग रहती है, कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट, दैट इज़ फाइनेंशियल बेस्ड। उसमें सिर्फ आप देखते हैं, मैक्सिमम ये देखते हैं कि लोवेस्ट कॉस्ट बिड जो है उस पे जाते हैं, जबकि आपको बैलेंस करना है कि लोवेस्ट कॉस्ट यानी आपका प्रोजेक्ट जो बने वो इकोनॉमिकल फाइनेंशियली बने, बट एट द सेम टाइम इट हैज़ टू बी स्टैंडर्ड वन, इट हैज़ टू कंफर्म टू ऑल द स्टैंडर्ड्स, जिसके लिए आपको क्वालिटी एश्योरेंस पहले से इनबिल्ट रखनी है। बिल्कुल सर, अभी परफॉर्मेंस बेस्ड प्रोजेक्ट्स भी बन रहे हैं। सर बात करेंगे ऑडिट के हवाले से। हमने देखा है कि कोई भी बिल्डिंग बन रही है, कोई भी स्ट्रक्चर बन रहा है, कोई भी एसेट जो गवर्नमेंट का बन रहा है, उसको बनाने के टाइम तो क्वालिटी एश्योर की जा रही है और मेंटेनेंस में मेंटेनेंस चेक्स भी हो रहे हैं। क्या रेगुलर ऑडिटिंग का मैकेनिज़्म होना कितना ज़रूरी है आज की डेट में, सो दैट कि जो ऑलरेडी एसेट्स हैं हमारे पास जो विच आर मोर देन 20-50 ईयर्स, और उनकी जो रेगुलर ऑडिटिंग का एक मैकेनिज्म वो कैसा होना चाहिए? हमारे यहाँ क्योंकि जो जम्मू एंड कश्मीर है, ये एरिया जो है हाईएस्ट अर्थक्वेक रिस्क में, हर हाईएस्ट जो जोन है अर्थक्वेक रिस्क की, उसमें हम हैं। तो उसके हिसाब से हमारे लिए तो ये लाजिम बनता है, हम वक्तन फवक्तन पीरियोडिकली हम एसेस करें, हमारी सेफ्टी जो है ऑडिट करें, हमारे स्ट्रक्चर्स का क्या ये अर्थक्वेक रेजिलेंट हैं या नहीं, स्पेशली अर्थक्वेक। दूसरी रेजिलियंस जो है वो फ्लड के हिसाब से, वो तो खैर पहले से देखी जाती है कि जो आपका पुराना रिकॉर्ड है, जो आपके हिसाब से हाईएस्ट फ्लड लेवल रिकॉर्डेड है, उसके हिसाब से स्ट्रक्चर बनाते जाएं। बाकी वो तो एक डायनेमिक प्रोसेस है कि हाईएस्ट फ्लड लेवल मे कीप ऑन चेंजिंग, बट जो ये है आपका अर्थक्वेक, वो तो आप प्रेडिक्ट नहीं कर पाएंगे, वो तो कभी भी कुछ भी कर सकता है। तो जितना भी हम सेफ उसके हिसाब से चलेंगे उतना बेहतर है, सो और रेगुलर ऑडिट। रेगुलर ऑडिटिंग इज़ अ मस्ट। सर आखिर में आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो इंजीनियर्स हैं, जो हमारे बडिंग इंजीनियर्स हैं, जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस में है, आईआई में है, या जे.एंड.के की किसी भी कॉर्नर में है, उनके लिए आप हाउ यू सजेस्ट उन एस्पायरिंग यंग इंजीनियर्स को कि वाटर रिसोर्सेज में क्या फ्यूचर है और कैसे क्या किया जा सकता है आगे जाके? ये वाटर रिसोर्स की अहमियत तो कभी कम हो ही नहीं सकती है। जब तक लाइफ है, जब से लाइफ है, पानी की ज़रूरत हमेशा से रही है और हमेशा से रहेगी। सो दिस इज़ द फील्ड वेयर यू विल बी ऑलवेज रिक्वायर्ड। सो कंजर्व, इसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट बात बन जाती है कि आज की डेट में वाटर एसेट्स को, वाटर रिजर्व्स को कैसे कंजर्व किया जाए। अगर कोई चीज़ हमने खोई है तो उसको रेस्टोर कैसे किया जाएगा। क्लाइमेट चेंज के हिसाब से लोगों को, आज के इंजीनियरिंग फैटर्निटी को एडजस्ट रहना पड़ेगा, क्योंकि जो भी पीछे कुछ हालात हुए हैं या हालात हो रहे हैं, अभी डिपेंडेंस जो है अपने वाटर रिसोर्सेज पे, वो चेंज होती रहती है। जो हमारे कहीं रिजर्वायर्स पहले से थे, वो आज की डेट में डिप्लीट हो रहे हैं because of climate change. So this type of coordination, this type of knowledge, they have to have side by side with their tactical knowledge. और प्लस एक और चीज़ ये करनी है कि सिर्फ ये नहीं रखना है कि हमें गवर्नमेंट सेक्टर में जाना है। इंजीनियर इज़ ऑलवेज एन इंजीनियर, चाहे वह गवर्नमेंट सेक्टर से हो, क्लाइंट की तरफ से हो या कॉन्ट्रैक्टर की तरफ से हो। ही हैज़ टू इम्प्लीमेंट हिज इंजीनियरिंग विजडम एंड इंजीनियरिंग टेक्निक्स। उसमें एक चीज़ जैसे फ्रेटर्निटी की बात हो रही है, तो जे.एंड.के की स्पेशली मैं बात करूँगा। जैसे हमने देखा कोविड के टाइम में, या हमने देखा
जब हमें जल जीवन मिशन इम्प्लीमेंट करना था उस वक्त के भी जो हालात थे, तो वी कैन नॉट डिपेंड ऑन रिसोर्सेज, जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, जो टेक्निकल रिसोर्सेज फ्रॉम आउटसाइड. वी मस्ट create our own repository, our own human resources, our own assets. So उसमें जो हमारी कॉन्ट्रैक्टिंग यहाँ पर है, कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनीज हैं, they also need to be encouraged and encouraged and upgraded. upgraded. Right. So आज की डेट में जितना भी आप ह्यूमन रिसोर्स डेवलप करें, that should be developed from within the J&K. within JNK. Fine, sir. Sir, we'll like to request you to have your final message to our viewers, especially the engineers of Jammu and Kashmir and the members of Institution of Engineers. लगन, डेडिकेशन और सिविक सेंस बहाल रखनी है, ज़मीर को ज़िंदा रख के काम करना है. किसी से डरने की कोई ज़रूरत ही नहीं होती है. जब आप कोई भी काम लगन से करते हैं, ज़मीर को ज़िंदा रख के करते हैं, आप हमेशा ये एक्सपेक्ट करें कि आपकी सराहना होगी, आपसे गलती नहीं होगी. Thank you, sir. It was wonderful talking to you. Thank you very much. थैंक यू.